इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। इसके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक से लेंगे इसको दोबारा से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर जो टॉपिक कवर करने हैं वो है पहले SN1, यही तो मेन टॉपिक है, स्कूल बोर्ड के सिलेबस में भी ये दोनों है। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। इसके अलावा ARSN कह सकते हो। इसमें दो हैं, ARSN1, ARSN2। ARSN2 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, जो बोर्ड में भी एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। ARSN2 पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में अगर ओचाइंस का अटैक होगा, ये बताया था ना, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड व्हाई अटैक ऑन मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ARSN2 है। इसके अलावा जो पढ़ेंगे, इसके अलावा वो है SN1 डैश, SN1 डैश या SN1 टाइप कह लो, SN2 डैश। और एक यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए, बोर्ड में नहीं है कोई भी इसमें से, SNI और SNI डैश, SNI डैश। नाम लिख लेना सिर्फ, अभी बाद में बताऊंगा इन सबको। SNI डैश में SN1 डैश यानी SN1 टाइप, SN2 टाइप, SNI यानी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक और रह गया अभी, SNNGP, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में, IIT में हर जगह पूछा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जिसको हम एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और दो और है SN के, दो और हैं जो मैं तुम्हें करवा चुका हूं, किसी को अगर याद हो तो बताना। SNAE, SNEA, कुछ याद आया कि नहीं? यस सर। ये कराया SN, क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन। किसी को याद है कहाँ पे पढ़े हम दोनों? ग्रिग्नार्ड ये में पढ़ा पढ़े था थे। आपने, ये ग्रिग्नार्ड में था, एडिशन फिर एलिमिनेशन। और ये वाला था बेंजाइन में, क्लोरोबेंजीन से फिनोल डाउस प्रोसेस। तो ये सारे पढ़ने हैं, लेकिन जो हम मेनली ट्राई करेंगे वो SN1 और SN2 का ही ध्यान। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर का मैकेनिज्म ये मैं तुम्हें करा चुका हूं, याद है कि नहीं? ये SN1, SN1 मैं बस SN1 क्या चीज है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, सही ना। इसके अंदर रेट जो होता है, पहले तो यूनिमोलिकुलर है, रेट जो है, कोई भी रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जैसे RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये दे रहा है RNU प्लस X नेगेटिव। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो देखो एक बार। इसमें इन्वॉल्व है एल्काइल हैलाइड, इसमें इन्वॉल्व एल्काइल हैलाइड है, इसमें इन्वॉल्व है न्यूक्लियोफाइल, इसमें इन्वॉल्व है लीविंग ग्रुप, एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, X माइनस यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग ग्रुप इन्वॉल्व है। और यहाँ पे मैं पोलर सॉल्वेंट यूज करूंगा, पोलर सॉल्वेंट यूज करूंगा इसको ब्रेक करने के लिए, SN1 के अंदर। तो एक पोलर सॉल्वेंट इन्वॉल्व, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। और यही फैक्टर्स हैं जो मैं बताऊंगा आगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 या SN2 को अफेक्ट करते हैं। SN1 के केस में रेट जो होगा वो K इंटू RX होगा। SN1 के केस में रेट क्या होगा? K इंटू RX। यानी इसमें रेट जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रिएक्शन दो स्टेप में होगा, सही ना। रेट डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसलिए एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, ये इसका रेट, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, इस रिएक्शन की स्पीड, SN1 की स्पीड जो है उतनी ज्यादा होगी। एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए फॉर रेट ऑफ SN1 टू बी मोर, फॉर रेट ऑफ SN1 टू बी मोर। अब इसके अंदर इसका मैकेनिज्म लिखना, मैंने तुम्हें काइनेटिक्स में भी दिखाया हुआ है। रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है,
इसलिए स्लो स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा, स्लो स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व होगा। देखो मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में आरएक्स है, ये ब्रेक क्योंकि रेट इसी पे डिपेंड कर रहा है आरएक्स पे, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आरएक्स इन्वॉल्व होगा और वो स्लो स्टेप होगा, आरडीएस होगा रिएक्शन का, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन का, और ये टूटेगा R प्लस एक्स नेगेटिव, R प्लस एक्स नेगेटिव में। अब क्योंकि इस रिएक्शन में स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, देयरफॉर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्लियर होगी बात कि नहीं है? स्लो स्टेप में क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अब R प्लस जो है, R प्लस इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और क्या बना देगा, RNU, ये होगा फास्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप होगा इसके अंदर, ये फास्ट स्टेप। तो ये इसका मैकेनिज्म है SN1 का, कार्बोकैटायन इन्वॉल्व कर रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल, कार्बोकैटायन इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और ट्रांजिशन स्टेट अगर इसकी दिखाएं, RX से R प्लस बना है, दो स्टेप पे रिएक्शन हो रही है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, लिखते रहना जरूर साथ साथ, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा आगे। अब RX जो है R प्लस बना रहा है तो पहले स्टेप में अगर मैं कहूँ इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, है ना, इसकी ट्रांजिशन स्टेट, तो वो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, R X का बॉन्ड टूट रहा है, X इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, R डेल्टा पॉजिटिव डॉटेड बॉन्ड X डेल्टा नेगेटिव, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में R X का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी R प्लस से RNU बन रहा है, सेकंड स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट, उसमें क्या होगा, R प्लस और NU माइनस का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, R प्लस और NU माइनस का ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, R का प्लस खत्म होता जाएगा, NU का माइनस खत्म होता जाएगा, NU का माइनस खत्म हो जाएगा और ये बन रहा है बॉन्ड यहाँ पे RNU। क्लियर हो गया कि नहीं है? मैकेनिज्म किसी को डाउट तो नहीं है? स्कूल में आता है मैकेनिज्म तो तुम्हें सिर्फ ये दो स्टेप दिखाने जो मैंने ब्लैक से लिखा, ट्रांजिशन स्टेट मैंने तुम समझा दिया है कि ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। और इसका एनर्जी डायग्राम बनाना है, अगर अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाना है वो तुम सब बना लोगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी रिएक्शन होती है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, जैसे कोई भी रिएक्शन C प्लस O2 गिव्स CO2, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, या फिर NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी कांस्टेंट होगी उसकी, कौन सी एनर्जी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी वो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, या फिर रोटेशनल या वाइब्रेशनल, टोटल, ये याद रखना, टोटल टेम्परेचर कांस्टेंट तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो कौन सी एनर्जी वेरी करेगी, ट्रांसलेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल वेरी करेगी ना, तभी तो मैं ग्राफ जो बनाता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी का तो बना रहा हूँ हमेशा, मैंने तो अभी मैंने थर्मो में आज बताया था तुम्हें, टोटल एनर्जी सिर्फ दो होती है, याद आया कुछ की नहीं, टोटल एनर्जी सिर्फ दो होती है, नहीं याद आया, ऐसा आ गया। टोटल एनर्जी सिर्फ दो होती है, और वो दो एनर्जी कौन कौन सी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक प्लस एंड पोटेंशियल। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल यही दो एनर्जीज होती है, मैंने तुम्हें इसका हिंट पूरा दिया है आज, जैसे मैंने बताया ना, वाटर है से, वाटर लिक्विड है से कन्वर्ट हुआ वाटर गैस में, टेम्परेचर है से यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस, मैंने पूछा इन दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, H2O लिक्विड की 200 डिग्री सेल्सियस पे कि H2O गैस की 200 डिग्री सेल्सियस, इक्वल सेम है तो। इक्वल दोनों की सेम होगी, ये ध्यान रखना। फिर अगर मैं तुमसे बोल दूं ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, तब तुम क्या बोलोगे, गैस की। तब गैस की ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना, तब गैस की ज्यादा होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी H2O गैसेस की ज्यादा होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, यानी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, तो वो बराबर होगी दोनों की, टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी का टेम्परेचर से बहुत खास लेना देना नहीं होता है, वेरी कर सकती है वो, ऐसा नहीं कि वेरी नहीं करेगी,
लेकिन मेनली जो वेरी करती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ साथ। तो इसलिए जो यहाँ पे मान लो कोई रिएक्शन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो उसमें क्या वेरी करेगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसमें पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। जैसे मैंने अगर बोला से रिएक्शन दे दी मैंने तुम्हें, C+O2 गिव CO2, बना CO2 प्लस रिलीज हुई एनर्जी 393 किलो जूल। याद है कुछ की नहीं है? 393 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज हुई। तो अब ये जो रिलीज एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी था? उसको लिखते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच इज टू माइनस ऑफ 393 किलो जूल। ये कौन सी एनर्जी रिलीज हुई है? ये रिएक्शन हो रही है सपोज रूम टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास, तो ये कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? ये कौन सी एनर्जी रिलीज हुई है? पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है जो रिलीज हो रही है और इसलिए कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी पे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है? जब दो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी दो चीजें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, जब ये पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एटॉमिक स्तर में बताया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दो चीजें पास आएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज दो होगी। चीजें दूर जाएंगी, जैसे हाँ, जो दो चीजें दूर जा रही है, अगर जैसे दो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं आपस में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। तब इंक्रीज करेगी। अर्थ के सरफेस से, अर्थ अट्रैक्ट करता है हर चीज को, अर्थ की ग्रेविटी। तो अर्थ से कोई चीज दूर ले जा रहे हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सही ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसी के तो एग्जांपल है, इसी के मैंने एग्जांपल तुम्हें सबको बताए हुए वाले। इसके एग्जांपल जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इसमें वो जो एसी की वर्किंग होती है, वो कूलिंग कैसे करता है। एसी कूलिंग कैसे करता है बता रखा है ना। ये एक बार सुन ही लेंगे जल्दी से, फिर मैं SN1 तुम्हें कल ही बताऊंगा। एसी जैसे कूलिंग कैसे करता है? एसी कूलिंग करता है, रेफ्रिजरेटर कूलिंग करता है, या फिर जो मटका वगैरह पॉट वगैरह होता है उसमें पानी ठंडा कैसे हो जाता है। सब चीज, सब पे दो ही एनर्जी काम करती है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सुन लेंगे एक बार जल्दी से। जैसे जो मटके में अगर हमने पानी रखा है तो उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके जैसे ही पानी रखा हमने, पोर्स है, उन पोर्स से वाटर क्या निकलेगा बाहर कि नहीं? यस सर। यस सर। गर्व आंसर करता रहा एक बार। उस पोर्स से पानी बाहर निकलेगा, वेपराइज करेगा। जब पानी बाहर निकलेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, पास आएंगे? सर दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे हैं तो पास आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो कौन सी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो कौन सी एनर्जी कम हो जाएगी? अब जो पॉट के अंदर क्या चीज है, पानी है, पानी के, हाँ, पानी के मॉलिक्यूल्स है और भी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स है, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए पानी ठंडा हो जाएगा। इसलिए मतलब पानी ठंडा हो जाएगा इसके अंदर। तो ये रीजन है एक तो। और ऐसी जो क्या कहते हैं, एसी कूलिंग करता है, थोड़ा सा फिजिक्स में है वैसे। एसी कूलिंग जो करता है वो कैसे करता है? उसमें भी क्या है, एसी में मेन काम किसका होता है? एसी में मेन काम किसका होता है? गैस। जल्दी बोलेंगे। कंप्रेसर का। मेन काम तो कंप्रेसर का ही ना, मेनली। कंप्रेसर क्या करता है? जो उसके अंदर गैस प्रेजेंट है, जनरली मैं मानता हूँ गैस प्रेजेंट अगर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CCl2F2 फ्रीऑन, इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। आजकल तो वैसे डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि ये हार्म कर रहा है ओजोन लेयर। तो अगर ये गैस प्रेजेंट है तो कंप्रेसर क्या करेगा? इस गैस को कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करने के बाद ये कहाँ पे रिलीज करेगा? इनको कॉइल्स में। डिफरेंट कॉइल्स होती है ना, कॉपर की कॉइल होती है उसके अंदर, देखी हुई है ना इसमें, रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो, कॉइल्स में जब रिलीज करेगा इस गैस को, तो उससे क्या होगा? गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस एक्सपैंड कर रही है तो टेम्परेचर मॉलिक्यूल दूर डिक्रीज। होंगे, पास होंगे? गैस अगर एक्सपैंड कर रही है, मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, पास होंगे? अब दूर। दूर। कंप्रेसर हो जाएंगे, दूर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कूलिंग हो जाएगी कॉइल्स के अंदर। यस कूलिंग होगी ना कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर कूलिंग होगी। कूलिंग होगी तो आसपास की जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी कि नहीं? और उसको यस फैन सर। रिफ्लेक्ट करेंगे बाहर की तरफ, उसी को फैन बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यही काम कहाँ पे होता है? ये एसी में यही काम हो रहा है।
और यही काम होता है रेफ्रिजरेटर में भी, यही काम होता है सेम। उसमें भी कंप्रेसर काम करता है, गैस को कंप्रेस करता है, कंप्रेस गैस को रिलीज करता है कॉइल्स में, तो कॉइल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कूलिंग होती है। और सेम चीज होती है जो जो बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है, जो मटका कुल्फी वाले होते हैं वो भी तो ये करते हैं। वो क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, आइस डाल देते हैं, है ना, कुल्फी को फ्रीज करने के लिए, आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं वो क्या कहते हैं, आइस के अंदर क्या नमक डाल देते हैं, देखा हुआ ना, आइस में नमक डालते हैं। नमक क्यों डालते हैं उसको, सॉल्यूशन में बता रखा मैंने, सॉल्यूशन चैप्टर में, आइस में नमक क्यों डाल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। वो कैसे, वो भी इसी काइनेटिक और पोटेंशियल को रिलेट करके बोलो, वो भी इसी से डिक्रीज होता है। जब वो नमक डाल देंगे उसमें, नमक डालने से अब क्या होगा, आइस मेल्ट कर जाएगी, आइस मेल्ट करेगी तो वाटर के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, पास जाएंगे, दूर। दूर जाएंगे ना। वाटर के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी फिर, इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एट द कॉस्ट ऑफ क्या डिक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, और जितना ज्यादा तुम आइस लोगे, जितना ज्यादा फिर उसके अंदर नमक डालोगे, उतना ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, और टेम्परेचर इट कैन बी लोअर डाउन टू एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आइसक्रीम वगैरह जो है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? ये समझ आया मैंने क्या बोला ये सारा? यस सर। ये सारी ये बेस्ट एग्जांपल है, और ये बिल्कुल 7th 8th में पढ़ते हैं वाली एग्जांपल। दो ही एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही एक दूसरे में करंट होती रहती है, यही एक दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सही ना, ये इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब करंट होती रहते हैं एक दूसरे में। मेनली दो एनर्जीज की बात करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे भी जो ग्राफ बना रहा हूँ ना, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आर एक्स से क्या बन रहा है, आर प्लस प्लस एक्स माइनस, आर एक्स से क्या बन रहा है, आर प्लस प्लस एक्स माइनस, ये बना आर प्लस, क्योंकि ये स्टेप स्लो है इसलिए एनर्जी बहुत ज्यादा, ये एनर्जी बहुत ज्यादा जाएगी, ये बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी। और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट आई, फिर यहाँ बना इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनने के बाद अब रिएक्शन फास्ट हो रही है, इंटरमीडिएट बन गया, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, TS1 है, यहाँ पे आर एक्स है, यहाँ पे आर प्लस बना है। रीअरेंजमेंट होगी तो उसको दिखाना है, रीअरेंजमेंट होगी ना तो उसको ऐसे दिखा देना, ये थोड़ा नीचे ट्रांजिशन स्टेट कम, ये आर डैश प्लस बन गया, फिर दोबारा रीअरेंजमेंट हो रही है तो एक पीक और कम दिखा देना, ये आर डबल डैश प्लस बन गया, दिखा दोगे कि नहीं? ये रीअरेंजमेंट के बाद इंटरमीडिएट और स्टेबल होगा तो रीअरेंजमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस केस में मैंने एक ही इंटरमीडिएट दिखाया आर प्लस, तो इसमें आर प्लस में छोड़ रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ उसको, बाकी ये बन गया आर प्लस बन गया। अब ये कंबाइन कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, स्टेप फास्ट होगा इसलिए इसकी पीक नीचे आएगी, और ये बन गया एक्सोथर्मिक स्टेप है, एक्सोथर्मिक स्टेप है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा RN, और स्टेप होगा फास्ट, यहाँ आएगी TS2, ये TS2 है। तो ये इसका ग्राफ समझ आ गया कि नहीं? इसका ग्राफ क्लियर है सबको? सर ये एक्सोथर्मिक होता है ना? दोबारा बोल कर। सर ये एक्सोथर्मिक होता है ना? एक्सोथर्मिक। और अगर सर ये इसकी पीक नीचे नहीं आएगी? हाँ तो सर जो आपने RNU वाला करा सर, ये हाँ मैं समझ गया, देखो ये आएगा यहाँ पे RNU, सही है। यस सर। ग्राफ है, हाँ, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ग्राफ नीचे आएगा। जो इससे मैंने पीछे ग्राफ दिखाया था ना, वो एक्चुअल में E1 का ग्राफ था, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। अगर ध्यान देना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल बेस का काम कर जाएगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल बेस का काम कर जाएगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और ग्राफ बन जाएगा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर का, ग्राफ बनेगा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर का, उसकी पीक आएगी ऊपर की तरफ, मतलब उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये नीचे से स्टार्ट किया, फिर ये कार्बोकेटायन बना, और ये यहाँ पे खत्म कर दिया। समझ गए कि नहीं? ये नीचे है, ये पॉइंट ऊपर रहेगा, समझ आ गया कि नहीं? ये E1 का ग्राफ होगा, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर का। उस केस में न्यूक्लियोफाइल जो है काम कर जाएगा किसका, बेस का, और एलिमिनेशन होगी, R प्लस बनने के बाद एलिमिनेशन होगा, R प्लस बनने के बाद एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में सबको पता है कि गर्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है यानी हीट देनी पड़ती है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। ये ग्राफ और मैकेनिज्म समझ आ गया E1 का, SN1 का और E1 का? यस सर। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? तो ये ध्यान था, इसके अंदर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कार्बोकेटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे
SN1 के बारे में बता दिया। अब इसके अंदर अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसे ये CH3 C2H5 C2H5 है, C3H7 और Cl, इस तरह से एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव। एल्काइल हैलाइड क्या ऑप्टिकली एक्टिव, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, C ऊपर CH3, ऊपर दिखा दिया मैंने CH3, फिर दिखाया C2H5 C3H7 डॉटेड डैश में दिखा देंगे, ये पीछे की तरफ है, और ये Cl, ये Cl। अब इसके इसमें क्या होगा, अगर वो चांस अटैक करेंगे, अगर वो चांस अटैक करेंगे इसमें, तो ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, उसके बाद अटैक होगा OH माइनस। क्यों? क्योंकि कार्बोटाइन स्टेबल होगा, तो ये बनेगा इंटरमीडिएट। जब ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 इधर की तरफ हो जाएगा, ये सामने की ये स्टेट आ जाएगी sp2 वाली, इस तरीके से ये वाली स्टेट आएगी, देखो समझ आ जाएगा तुम्हें देखते ही। ये C2H5, इसको एक्चुअल में इधर की तरफ सामने दिखाना था, ये इसको सामने दिखाओ, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये सामने की तरफ, तो ये C2H5 पीछे की तरफ हो गया, स्क्रीन के पीछे C2H5 यानी ET पीछे हो गया, और ये तुम्हारी तरफ प्रोपाइल ग्रुप C3H7, और ये आया CH3 सामने प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज आ गया, और Cl निकल गया बाहर। Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया यहाँ पे, उसके बाद ओचाइंस अटैक करेंगे। अब ये ओचाइंस ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं और ये नीचे से भी अटैक कर सकते हैं, दोनों साइड अटैक पॉसिबल, दोनों साइड का अटैक पॉसिबल है। इसलिए अब जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ए रेशमी मिक्सचर, अगर एल्काइल हैलाइड या ऑप्टिकली एक्टिव, ये मिलेगा रेशमी मिक्सचर। ये मिला ET C3H7 CH3 और एक बार OH सामने से, तो एक बार इसकी मिरर इमेज OH ET Me मिथाइल ग्रुप है ये, और C3H7, ये मिरर इमेज मिलेगी ऐसे। इसमें ये समझ आ गया सबको कि नहीं है, ये चीज मिल जाएगी इस केस में। देखो एक बार क्लियर हो गया कि नहीं है। अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है देन प्रोडक्ट विल बी ए रेशमी मिक्सचर, इसलिए इस रिएक्शन को नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव, नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, रिजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा। नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, बस इतना जरूर समझ आना चाहिए तुम्हें, अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेशमिक मिक्सचर, सही ना, तो प्रोडक्ट मिलेगा रेशमी मिक्सचर। अच्छा चलो, इसमें प्रैक्टिकली, इसमें ये बताना है प्रैक्टिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा कि रेसिमाइज प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करेंगे, रेसिमाइज प्रोडक्ट या इन्वर्टेड प्रोडक्ट? बोलो इसमें आंसर क्या आएगा, सिद्धि बोलो क्या आंसर आएगा? सर वो रोटेटेड प्रोडक्ट मिलेगा वो ध्यान देना, इन्वर्टेड। हम बोलते हैं इसमें 50% ये मिलेगा, तो मैं आंसर भी ये देना 50% ये 50% ये मिक्सचर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन एक्चुअल में ना देखिए प्रैक्टिकली जो देखा गया ना, ये Cl हटता नहीं है पूरा, और ये OH आयंस अटैक कर देते हैं। ये Cl पूरा हटता नहीं है, OH आयंस जो है इस पे अटैक कर देते हैं। मतलब ये 80% 90% हटता है, और ये इसने अटैक कर दिया बैक साइड से। तो एक्चुअल में इन्वर्टेड बैक साइड से अटैक हो रहा है ना, ये बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो देखा गया है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है, ये ध्यान रखना है, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और पेपर में क्वेश्चन आता है रेसिमाइज प्रोडक्ट किसमें मिलेगा, तो तुम यही लिखोगे SN1, SN1 में रेसिमाइज प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगा? FCl BRA
एल्काइल हाइड मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जैसे ये प्राइमरी एल्काइल हाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हाइड है, ये टर्शरी एल्काइल हाइड। एक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? SN1 के लिए हाँ SN1 के लिए। सर टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। हाँ सही आन्या, गर्भ तेरा भी सही है। 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है इसके हाइपर आरडीएस के कंजुगेशन अंदर, ज्यादा हो जाएंगे। हाँ इसके आरडीएस में कार्बोकैटायन बनता है, CH3 C प्लस CH3 CH3। SN1 बोलते ही दिमाग में लिया ना कि कार्बोकैटायन बन रहा है। इसके आरडीएस के अंदर कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन टर्शियरी स्टेबल होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगा क्योंकि इसका CCl बॉन्ड सबसे वीक। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड। क्लियर? ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसको नहीं भूलना है। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सिंस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, therefore order of activity of alkyl halides is also 3 डिग्री then 2 डिग्री then 1 डिग्री, 3 डिग्री then 2 डिग्री then 1 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड सबसे वीक होगा, क्योंकि बॉन्ड हटने के बाद प्लस जो आएगा वो हाईली स्टेबल होगा। बॉन्ड हटने के बाद जो प्लस आएगा वो हाईली स्टेबल होगा, इस वजह से। नेक्स्ट है नेक्स्ट। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज किया SN1 के अंदर? पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज किया SN1 में? बोलो। टू आयनाइज एल्काइल हैलाइड। कार्बोकैटायन बनाना कि नहीं ये? टू आयनाइज एल्काइल हैलाइड। पहला क्वेश्चन 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं ऐसे छोटे छोटे। दूसरा क्वेश्चन, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का क्या होना चाहिए SN1 में, और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लो। रेट क्या था? K इनटू एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन। तो Rx का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ Rx यानी एल्काइल शुड बी हाई बट दैट ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लो। और न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो पुअर होना चाहिए। इट शुड बी पुअर न्यूक्लियोफाइल, नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। ये पुअर न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए। क्यों? न्यूक्लियोफाइल शुड बी पुअर इन SN1। कौन देगा रीजन इसका? सर अच्छा वाला है, बेस की तरह काम करेगा। हाँ वो रेयर केस में होगा। ये बोल रहा है ना, अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो गया तो वो कार्बोकैटायन बनने का वेट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अटैक कर देगा और मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। समझ आई बात कि नहीं है? क्या वो कार्बोकैटायन बनने का वेट करेगा कि डायरेक्टली अटैक करेगा जल्दी से? अटैक करेगा। इसीलिए मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, वो कार्बोकैटायन बनने का वेट नहीं करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा, मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। ये याद रखना है। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन SN1 में लो होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल पुअर होना चाहिए, क्योंकि रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एल्काइल हाइड पे। इसलिए कंसंट्रेशन एल्काइल हाइड का हाई होना चाहिए ताकि रेट, ताकि स्पीड SN1 की ज्यादा हो, ताकि स्पीड SN1 की ज्यादा हो। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। और इसके अलावा रेसिमाइजेशन होता है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट बताई दिया, रेसिमाइजेशन होगा इसके अंदर। प्रैक्टिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट, देन इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होगा देन रिटेंशन प्रोडक्ट। बैक साइड से अटैक ज्यादा होगा ना, प्रैक्टिकली जो देखा गया इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है रिटेंशन प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे देख भी सकते हो। जैसे मान लिया मैंने ये Me है, ये H है, ये D है और यहाँ X है। मैंने इस पे O चांस का अटैक कराया, मैंने इस पे O चांस का अटैक कराया। तो जहां पे X है वहीं पे अगर OH आ रहा है, ये मैं पहले बता चुका, तुम्हें जल्दी से बता रहा हूँ मैं ये चीज। ये मैंने ऑप्टिकल आइसोलेशन में बताया हुआ तुम्हें। MEDH जहां पे X है वही OH न्यूक्लियोफाइल आया, तो इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट। और जहां पे X है, अगर उसके ऑपोजिट साइड X यहाँ पे है, OH यहाँ आए इस पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे H आ जाएगा, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसे बोलेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और ये पता है SN2 में, SN2 जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है,
जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट बनता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी एडवांस में पूछी हुई है। जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें एक ही प्रोडक्ट, ओनली वन स्टीरियोइसोमर इज फॉर्म्ड, ओनली वन स्टीरियोइसोमर, एंड दैट आल्सो इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन SN2। और रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे रेसिमाइजेशन, और ये बनता है हमारा SN2। ये SN2 बनता है, SN1 में, सॉरी, ये SN1 में बनता है रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट, ये SN1 में बनेगा। ये समझ आ गया? डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन, ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। तो क्या डिफरेंस होगा? इफ देयर इज प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर है, अगर इसके अराउंड केमिकल बॉन्ड्स जो है प्रिजर्व है जैसे इसके अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन। इफ देयर इज प्रिजर्वेशन ऑफ chemical bonds around the zero center, then it is called as retention, and if there is no preservation of chemical bonds around the zero center and attack of the nucleophile is through the rear, back side से अटैक हो रहा है, तो इसे बोलेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसे कहेंगे इन्वर्जन। 50% retention plus 50% inversion gives racemized product, phenomena is called as racemization। ये क्लियर हो गया? 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन ऐसे, और ये तुम्हें एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा इसी तरीके से। रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन में डिफरेंस, अल्काइलाइड्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है। रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है हमें SN1 में, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है हमें SN2। कोई डाउट है किसी को? तो ये SN1 की डिटेल मैंने तो जो बताई है, इसको दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, एक बार एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम SN2 में तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। SN1 ढंग से पढ़ लेना इससे, SN1 SN2 बताने के बाद फैक्टर्स इफेक्टिव। जैसे ये दिया CCH5 CH2Cl CH3 whole thrice CCl, third CH3 whole twice CHCl, fourth CH3 CH2Cl, fifth CCH5Cl। एक क्वेश्चन करेंगे सिर्फ ये, इसको SN1 में रेंज करना है, और अगर किसी को SN2 पता तो SN2 में भी करना। SN2 में स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं। SN1 और SN2 में एक क्वेश्चन ये कर दो, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा SN2 खत्म होने के बाद, बताएंगे जल्दी से। चलो एक बार आंसर देख लो उसका, मैक्सिमम बच्चों ने निकाल लिया, सही आंसर है। अगर मैं बात करूं SN1 की, SN1 में जो आंसर आएगा उसमें ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा सिर्फ, इसमें और इसमें। और मैंने तुम्हें बता रखा है 3 डिग्री कार्बोटाइन जो है, इसमें 8 या 9 हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी बेंजाइन इसके कार्बोटाइन से। इसलिए आंसर आएगा इसका 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है 2, 1, 3, 4, 5। और SN2 की बात करें
ये मेरे को करवाना है अभी, फिर भी इसमें देखते हैं हम क्या, स्टीरिक हिंड्रेंस, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं। तो इसके आंसर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है ही क्योंकि तो रेजोनेंस सिविलाइज्ड है। क्लोरोबेंजीन क्या है, रेजोनेंस सिविलाइज्ड, ये रेजोनेंस सिविलाइज्ड है, इसलिए ये तो ना तो SN1 में रिएक्ट करेगा ना SN2 में रिएक्ट करेगा, ना ये SN1 में रिएक्ट करेगा ना SN2 में रिएक्ट करेगा, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑर्डर होगा, इसमें जो ऑर्डर होगा, ये स्पेशल केस है। अगर मिथाइल क्लोराइड होता तो वो CCH5CH2Cl से ज्यादा रिएक्टिव होता बस, और उसके बाद इथाइल क्लोराइड रिएक्टिव है। ये चीज ध्यान रखना, बाकी तो तुम कर लोगे। इसमें डिटेल में इसकी तब तुम्हें दूंगा जब SN2 में पढ़ा दूंगा। अभी आंसर नोट कर लेंगे। आंसर इसका आएगा पहले आएगा 14325, ये आंसर नोट कर लेंगे, 14325। हिमांग कुछ पूछना है? नो सर। चलो अभी एक बार तुम प्रैक्टिस कर लेना, SN2 में नेक्स्ट टाइम तुम्हें बता दूंगा। सर वो नहीं, सुबह वाली SN2 क्लास में में की थी। सुबह वाली क्लास ही, हाँ वो मैं सर दे ये- दूंगा रिकॉर्डिंग। सर वो सर इंटरनल ये एनर्जी के टाइप